हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदी के विद्यार्थी अंकित जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया है। हिंदी से ही उन्होंने वहाँ से भी ग्रेजुएशन किया और अभी फ़िलहाल हिंदी में ही मास्टर्स के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के। ये अपना इंट्रोडक्शंस बताएंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैदराबाद विश्वविद्यालय क्यों आए, इनको क्या अच्छा लगा, यहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है, कटअप इनका कितना, मिस कितना मार्क्स इनका था और अब के कटअप कितने बनेंगे, लाइक आप जो आएंगे उनका कटअप कितना बनेगा, प्रोफेसर्स कैसे हैं, डिपार्टमेंट कैसे हैं, कैंपस कैसा है, सभी एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। तो अंकित जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शंस बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और मैं वैसे बनारस से हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया है, कंप्लीट किया है 2024 में ही। और मैं वर्तमान में हैदराबाद विश्वविद्यालय में एमए का छात्र हूँ हिंदी साहित्य में। ये मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शंस बता दिया, अब इनसे हम जानेंगे कि आप अपने हैदराबाद विश्वविद्यालय क्यों चूज किया, कुछ तो कारण होगा। हाँ, ये ज़रूर। दरअसल 2023 में मैं एक बार यहाँ घूमने आया था और मुझे इस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा लगा यहाँ का कैंपस बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा जगह है। घने जंगल हैं, पेड़ हैं बहुत सारे और पहाड़ भी हैं। तो इस कैंपस का मौसम और यहाँ का वातावरण मुझे बहुत प्रभावित किया। एक कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि साउथ इंडिया में है, तो यहाँ रहने से मैं साउथ इंडिया को भी थोड़ा करीब से समझ सकता हूँ, यहाँ के लोगों के जीवन को समझ सकता हूँ, यहाँ लोगों से मिल सकता हूँ, कल्चर को समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने चूज़ किया। हाँ, तो इन्होंने बता दिया कि क्यों चूज किया, बाकी आप पे डिपेंड करता आप क्यों चूज करते हैं। अब इनसे हम जान लेते हैं कि CUT PG हिंदी का तैयारी आपने कैसे किया। डिटेल से थोड़ा बताइए ताकि ये लोगों को लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी वही किताबें पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ। सरस्वती पांडे बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए दृष्टि का वो किताब। और खास करके मैंने अनुराज एकेडमी, जो भैया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, वो JNU से PhD हैं और अभी वर्तमान में वो बिहार में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने उनके यूट्यूब चैनल का सहारा लिया, उन्होंने काफ़ी प्रश्नोत्तरी कराया, तो वहाँ से मेरी तैयारी रही और 215 नंबर मुझे मिले CUT में। जितना भी था ठीक था, यहाँ एडमिशन के लिए वो नंबर पर्याप्त थे। वैसे तो मैं OBC में हूँ, लेकिन मेरा जो एडमिशन वो जनरल में हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाक रहा। हाँ, तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने कैसे तैयारी किया, लाइक उसमें 7 पोर्शंस हैं शायद मास्टर्स हिंदी में, 7 टॉपिक्स करके कुछ हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई पोर्शंस कम भी पढ़ेंगे तो मैनेज हो जाएगा, लाइक जैसे कि कुछ पोर्शन ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ पोर्शन कम होते हैं, तो आपको क्या लगता है किस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, परीक्षा की तैयारी जो है वो जितने यूनिट्स आते हैं उन यूनिट को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मेरे नंबर कम आने के पीछे कारण ये था कि मैंने व्याकरण को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने व्याकरण पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि मुझे लगा कि साहित्यिक क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाएंगे और व्याकरण पे उतना ध्यान नहीं। लेकिन जब मैंने पेपर दिया तो उसमें व्याकरण ज़्यादा पूछे गए थे, तो ये मेरी कमज़ोरी रही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सारे यूनिट को मतलब एक नज़र देखें, उन्हें रिविज़न करें, किसी को भी मत छोड़ें, बेहतर होगा आपके लिए। हाँ, तो इनसे जान लिया इन्होंने तैयारी कैसे किया और आपके लिए गाइडेंस की कुछ बातें भी बताई। अब जानते हैं कटअप के रूप में कि इन्होंने बताया मेरा मार्क्स कितना था, आपका मार्क्स 215 है। इन्होंने अपना मार्क्स बताया 215। अब जो इस साल बच्चे एडमिशन्स लेंगे उनको कितना पे एडमिशन्स होगा, और पिछले साल जो बच्चे एडमिशन्स लिए उनके कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन्स हुआ, यानी कि OBC के लास्ट कटअप क्या था, जनरल के लास्ट कटअप क्या था, SC ST इसी अकॉर्डिंग समझेंगे। तो आप बताइए थोड़ा कटअप एनालिसिस करके। देखिए, यहाँ कोई एक कैटेगरी ऐसा कट ऑफ नहीं रिलीज करते ये यूनिवर्सिटी। आप भारत के और विश्वविद्यालयों को देखेंगे तो एक दायरा तय करते हैं कि एक इतने नंबर से इतने नंबर तक हम लोगों को लेंगे, और फिर आगे भी वो कई कट ऑफ रिलीज़ करते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई दायरा नहीं दिया जाता। यहाँ ये देखा जाता है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उस हिसाब से कितने बच्चे आए हैं, और अपने सीट के हिसाब से ये बच्चों का चयन करते हैं। इनको जितना चाहिए उस हिसाब से ले लेते हैं। और आप हो सकता है कि आप 300 में से 150 नंबर वाले हैं, फिर भी हो सकता है 120 वाले हो सकता है, 200 वाले हैं, हो भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ कई तरीके हैं, मतलब मैं क्या ही कहूँ, यहाँ कोई एक पैमाना नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें संभावनाओं पे हैं, और वो आपके साथ आपका लक कैसा है वो तो समय बताएगा। तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। जब मैं यहाँ एडमिशन के लिए आया था तो मेरा 215 नंबर था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यहाँ एडमिशन हो ही जाएगा। मेरे साथ 2 दोस्त और इलाहाबाद से आए थे,
एक जन का EWS से 181 नंबर था और एक जन का OBC से 170 नंबर था। तो उन दोनों को बहुत डर था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ढांढस बात के यहाँ आए। और जब यहाँ काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा था तो वो नंबर के हिसाब से वो लोगों को बुलाते हैं। तो जो भाई साहब EWS में थे उनका आखिरी नंबर था, तो 181 पे उनको आखिरी में बुलाया गया, और जो OBC में 170 पे उनका भी आखिरी था। तो वो लोग उम्मीद छोड़ करके यहाँ आए थे, लेकिन फिर भी उनको एडमिशन मिल गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब यहाँ एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाए तो आप आइए। अब पता नहीं होगा नहीं, लेकिन आप एक उम्मीद के साथ आइए। उम्मीद बहुत ज़रूरी है इसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। हाँ, तो इन्होंने बता दिया कि आपको आना है, अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो, अगर आप नहीं आएंगे तो नहीं होगा, अगर आ जाएंगे तो पूरी संभावना है कि हो भी सकता है, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी अनुमान बता सकते हैं आप कि लाइक अगर आप जनरल से हैं तो 180 प्लस रहना चाहिए, कम से कम 190 प्लस रहना चाहिए। तो कुछ अनुमान के रूप में आप बताइए। तो जैसे कि आपने बताया कि OBC 170 के आसपास था, तो इस बार के बच्चे 170 रहेंगे तो शायद संभावना बनेगा कि थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, 5 नंबर 10 नंबर इस तरह से। यहाँ एडमिशन में सबसे मायने ये रखता है, ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ बच्चे कितने आ रहे हैं एडमिशन के लिए। जब मेरा एडमिशन हुआ था पिछले साल जुलाई में, तो जितने लिटरेचर के लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा हिंदी के लोग आए थे, और हिंदी के लोग सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के ही लोग थे। शायद ही 1-2 लोग दक्षिण भारत के हिंदी में रहे हों, सब उत्तर भारत के ही लोग हिंदी में आए थे। और एडमिशन में जो है ये समस्या थी कि कम नंबर वाले भी आए थे, ज़्यादा नंबर वाले आए थे। तो सीट के हिसाब से ज़्यादा नंबर वालों का हो गया, कम नंबर वालों का नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर ये पूछ रहे हैं कि कितने नंबर तक के लोगों का हो सकता है, ये बात बताना बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन बस अनुमान के तौर पे मैं यही कह सकता हूँ कि 170-80 तक है, तो आप उम्मीद रखें कि आप यहाँ आ सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। उम्मीद बस यही है कि आप इतने के आसपास हों। और SC ST वाले के, हाँ, अगर आप SC ST से हैं तो 130-40 120 तक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीटें शायद उनके लिए सीटें हैं पर्याप्त। हाँ, रिजर्व सीटें हैं, तो एडमिशन हो जाएगा उनका। तो इनसे जान लिया एक अनुमान के रूप में कि अगर इतना के बीच में आपके हैं तो आ सकते हैं। बाकी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाए तो आप ज़रूर आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो आपको नहीं होगा। हाँ, तो अब जान लेते हैं इनका एडमिशन हो चुका और सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन कर लिए होंगे। तो थोड़ा अब अपना डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट के जो सिलेबस हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सब पे आप थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस। जब दरअसल देखिए, इस विश्वविद्यालय का नियम बहुत टाइट है अपने हिसाब से। 11 जुलाई को हमारा एडमिशन 11 जुलाई 2024 को हमारा एडमिशन यहाँ हो गया था, और 15 जुलाई से हमारी कक्षाएं भी चलने लगी। हालांकि बहुत सारे लोग अपने सर्टिफिकेट के लिए वो वापस घर गए, लेकिन फिर भी यहाँ 15 जुलाई से कक्षाएं चालू हो गई। तो जो शेड्यूल है ना, बहुत टाइट है वो अपने हिसाब से। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ 75% अटेंडेंस देने ही देने हैं। आप 5% क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इशू के लिए कि आप बीमार हैं इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन 70 तब तो देने ही देने हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, इस चीज़ के लिए आपको क्लास आना है, अटेंडेंस देना है, पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारे पेपर थे, 5 पेपर लगाए गए थे, उसमें एक इलेक्टिव पेपर था। उसमें चूज़ करना था कि आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे या मीडिया पढ़ेंगे। और 4 पेपर में आदिकालीन और मध्यकालीन कविता, आधुनिक गद्य, और एक पेपर भाषा विज्ञान का था, और एक पेपर मुझे नहीं याद आ रहा सन, लेकिन इस तरीके से पेपर थे। और जैसे कि आप गद्य में जानते हैं 9 या 10 कहानियाँ लगी थी और 6 उपन्यास लगे थे। इस तरीके से हमारा सिलेबस बनाया गया। कक्षाएं लगभग पूरी चलती हैं और सिलेबस आधा से ज़्यादा, या मुझे लगता है कि लगभग कवर ही हो जाता है सिलेबस। और कक्षाओं में यहाँ सबसे ज़रूरी ये है कि हाँ, सेमिनार होते हैं। सेमिनार मतलब कि आपको प्रेजेंटेशन देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट, और उस प्रेजेंटेशन में आपसे सवाल छात्रों के द्वारा जो आपके क्लासमेट हैं उनसे पूछे जाते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण समय होता है कि आप अपने प्रोफेसर के सामने 20 से 25 मिनट बोलें, व्याख्यान दें, और आपके साथ ही आपसे सवाल पूछें। तो ये एक बोलने की कला आपको यहाँ सीखने को मिल जाती है कि आप कैसे बेधड़क खड़े होकर के किसी विशेष बिंदु पर अपनी बात रख सकते हैं। और वाइबा भी होता है। वाइबा ऐसा होता है कि जैसा लगता है कि आप UPSC के इंटरव्यू में बैठे हैं। 4-5 प्रोफेसर जो आपको पढ़ाते हैं वो आपके सामने बैठेंगे, और जैसा आप इंटरव्यू पैनल को देखते हैं UPSC वालों का, उस हिसाब से तो एक डर का माहौल, और वो सीखने और समझने की तत्काल किसी प्रश्न का जवाब कैसे दिया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, वो प्रैक्टिस में हैं। यहाँ के जो खास करके पेपर का मूल्यांकन है, ये थोड़ा
टफ़ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन ये टफ़ है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो हमारे क्लास में होते थे 300 से 400 बच्चे होते थे एक एक क्लास में, और मास्टर में भी वहाँ अधिक संख्या है। तो अधिक संख्या होने की वजह से पेपर जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उतनी गहनता से नहीं पढ़ी जाती जितनी आप उम्मीद करते हैं कि आपने इतना लिखा है और आपको आपका जो मूल्यांकन है बस ऊपरी सतह से हो गया। लेकिन यहाँ का अलग है। यहाँ मेरे क्लास में आपको बताऊँ तो मेरे क्लास में टोटल 49 लोग हैं। अब 49 लोग हैं और सबका कॉपी जो है वो बड़ी गहनता के साथ प्रोफेसर चेक करते हैं। यहाँ तक कि आपकी मात्राओं का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि उत्तर पुस्तिका में, मेरी खुद की उत्तर पुस्तिका में मैं पूरा रेड रेड देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो इस चीज़ का है कि आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। तो प्रोफेसर आपको एक समझ देते हैं, समझ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मैंने उत्तर भारत में ये नहीं देखा। वहाँ कापियाँ जज जाती हैं, हो गया काम। लेकिन यहाँ आप मूल्यांकन करने के बाद भी आप देखें और आपकी कमियों को आपकी आंखों के सामने दिखाया जाता है ताकि आप दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। हाँ, तो इनसे एक्सपीरियंस ग्रुप में डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस जो था इन्होंने शेयर कर दिया। आप बताएं प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा बताएं, उनके बिहेवियर्स, लाइक आपके स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं। कोई प्रोफेसर टाइट्स भी होते हैं, कोई नॉर्मल्स भी होते हैं, तो एक नॉर्मलाइज करके बताइए कि प्रोफेसर का बिहेवियर्स कैसा है हिंदी डिपार्टमेंट में। हाँ, ये आपने सही सवाल पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य वाली परंपरा। और मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय में हम, खास करके मेरे विभाग में भी गुरु शिष्य परंपरा है। आप जैसे आप प्रोफेसर से मिलते हैं, आप जैसे हैं वो आपसे वैसे ही मिलते हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां आप खुल कर के बात कर सकते हैं। अपने घर से आप हज़ारों किलोमीटर दूर हैं और आपको एक ऐसा जगह मिल रहा है जहां आप अपनी हर एक बात कर सकते हैं। और आप चाहे जिस भी अवस्था में हैं, चाहे आप बीमार हैं या आपको कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप नहीं सही से कार्य कर पा रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए वो हैं। मैं आपको एक शब्द में यही बताऊं कि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो आपके एक पारिवारिक एक परिवार समझते हैं। आप एक परिवार में आप यहाँ जुड़े हैं इस तरीके से। यहाँ अगर मैं प्रोफेसरों में बताऊँ तो प्रकाश सर हैं, भगवान सर, भीम सर, प्रोफेसर श्याम राव सर, अंजनेलू सर, आत्माराम सर, और भी प्रोफेसर्स हैं यहाँ। सारे प्रोफेसर्स बहुत ही मित्रता वक्त जैसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं। उनके बातों में और सारी चीज़ों में वो चीज़ें झलकती भी हैं। आप कक्षा में हैं तो वो अब एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेशन में हैं तो उस तरीके से होते हैं, और कक्षा के बाहर खास करके अपने चैम्बर में और विभाग के भी बाहर वो आपको एक दोस्त की तरह मिलते हैं, आपसे बात करते हैं और आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने के लिए वो तत्पर और तैयार रहते हैं। तो यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं इस बात को और अच्छे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं अधिकतर प्रोफेसर के साथ यहाँ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा ही। तो मैंने उस चीज़ को देखा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको जो समझ बनानी है, जो सीखना है, खास करके इस अवस्था, इस उम्र में, वो यहाँ आप सीख सकते हैं प्रोफेसर के साथ रह के, बात करके, देख करके। आप अगर कहेंगे कि एक आइडियल प्रोफेसर कैसे होने चाहिए, आप कैसे एक शिक्षक को समझ सकते हैं, एक शिक्षक बनने के लिए आप किसी एक शिक्षक को देख करके कैसे सीख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ के प्रोफेसर में वो चीज़ें हैं। बच्चों से कैसे जुड़ना है, वो चीज़ें हैं यहाँ। तो इन्होंने बताया प्रोफेसर्स के एक्सपीरियंस जो इन्होंने दो सेमेस्टर्स में देखा है, उनके साथ जिया है। अब हम बात कर लेते हैं कैंपस पे। लाइक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने 3 साल जीवन बिताया, यहाँ भी 1 साल होने वाले हैं। तो आप कैंपस के एक्सपीरियंस बताइए, लाइक हॉस्टल्स में भी इंक्लूड कीजिए, मेस भी इंक्लूड कीजिए, और इन्वायरमेंट है जो भी है, फेस्ट भी इंक्लूड कीजिए। लाइक अभी सुकून हो रहा है और भी बहुत सारे फेस्ट होते हैं, तो सब कुछ इंक्लूड कीजिए, पॉलिटिक्स भी इंक्लूड कीजिए, जितने भी आपके एक्सपीरियंस है इलाहाबाद वर्सेस एसयू। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। किसी भी छात्र के लिए सबसे आवश्यक कैंपस ही होता है और एक यूनिवर्सिटी अपने कैंपस से ही जानी जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। कैंपस के अगर मैं तुलना की बात करूं तो देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा है। और ये विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है उस मुकाबले इलाहाबाद के अगर विश्वविद्यालय की तुलना करें तो उस जैसे कई विश्वविद्यालय इस कैंपस में समा सकते हैं। मतलब इस तरीके का कैंपस ये है, बहुत बड़ा जगह है ये। कैंपस के क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है
प्राचीन वो इमारतें हैं जो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश समय में बनाई गई। और इस विश्वविद्यालय में जो इमारतें हैं वो आधुनिक इमारतें हैं। जैसे कि जो बिल्डिंग है वो पूरे नए ढांचे में, नए स्वरूप में बनाई गई हैं। और वहाँ जो है, वहाँ इलाहाबाद में सीनेट परिसर जो देखेंगे तो वो अंग्रेज़ों के समय बनाई गई चीज़ें हैं, तो वो अलग दिखता है, उसका एक अलग लुक है। लेकिन इस विश्वविद्यालय का भी एक अपना विशेषता है और चीज़ें हैं, अपनी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय में जो छात्रावास है, पहली बात तो आपको एडमिशन के दिन ही छात्रावास मिल जाता है और आप आ ही जाएंगे रूम में। मेरा भी यही हुआ था, रात तकरीबन शाम के 7 बजे तक पूरा एडमिशन कंफर्म हो गया था। 7:30 या 8 तक मैं अपने रूम में हो चुका था। आपको यहाँ रूम मिल जाता है पहले ही दिन एडमिशन के। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ के छात्रावासों में गुटबाजी नहीं है। देखिए, आप एक छात्र हैं, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी आप रहें वहाँ गुटबाजी ना हो। गुटबाजी से पढ़ने लिखने वाले लड़कों का बहुत हानि होता है। हानि मतलब मारपीट करेंगे, समय ज़्यादा जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ गुटबाजी नहीं है, और उस गुटबाजी न होने का कारण ये है कि इस विश्वविद्यालय में क्षेत्रीयता का प्रभाव नहीं है। यहाँ भारत के सारे राज्यों के लोग हैं लगभग। मेरे ही कक्षा में बहुत अलग अलग लोग हैं, यहाँ तक कि 2 विदेशी भी मेरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, थाईलैंड से आए हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में क्षेत्रीयता का प्रभाव नहीं है। इसकी वजह से यहाँ जो है वो किसी भी तरीके से गुटबाजी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हैं और हर विश्वविद्यालय में राजनीतिक पार्टियों का अपना विचारधारा होता है, वो अलग है। लेकिन क्षेत्रीयता वाला गुटबाजी नहीं है कि किसी इनको मारना, वो करना, इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। ये कैंपस अपने आप में बहुत शांत है। यहाँ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए। मैं तकरीबन 1 साल मेरे होने वाले हैं, और उससे पहले मैं कई सीनियरों से, अपने जो मेरे सीनियर PhD स्कॉलर्स हैं, तो जो 4-5 साल यहाँ रह चुके हैं, उन सभी से भी मैंने बात किया है यहाँ कैंपस के बारे में। तो कभी भी छेड़खानी जैसी हरकतें यहाँ नहीं होती हैं। बहुत ही अलग लोग हैं इस कैंपस में, वो अपने काम से काम मतलब रखने वाले लोगों में से हैं। उसके पीछे कारण भी है कि यहाँ ग्रेजुएशन के लोग नहीं हैं। यहाँ जितने भी मास्टर्स हैं और PhD स्कॉलर्स हैं, सारे लोग मैच्योर हैं, उनके पास एक अच्छी समझ है। वो इन खुरापात की हरकतों में नहीं पड़ते। मारपीट करना, छेड़खानी करना, लड़ाई झगड़ा, रैगिंग जैसी भी चीज़ें इस कैंपस में आपको नहीं दिखेंगी। ये एक और बात है, इस कैंपस का माहौल कैसा है। मौसम की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो इस कैंपस का माहौल बहुत अच्छा है। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ये कैंपस बहुत अच्छा है। माहौल, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है काफ़ी खूबसूरत है। मैं उत्तर भारत का हूँ, खास करके मैं बनारस का ही हूँ। एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पे मेरा घर है, मैं बनारस का ही हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया से यहाँ आया, उसके पीछे कारण ये भी है कि वहाँ का वातावरण गर्म ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के हालात है वहाँ, और यहाँ का वातावरण उससे बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ ठंडा मौसम है, यहाँ पेड़ हैं, बहुत शांति है यहाँ। इस कैंपस में आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। इस कैंपस में आपको कहीं एक जगह खड़े होकर के लोग गुटबाजी करके नहीं मिलेंगे। इस कैंपस का माहौल बहुत शांत है। ये एकेडमिक लाइफ जीने वाला कैंपस है। ये कैंपस आपको एक ऐसा परिवेश देगा जहाँ आप खुद को बना सकते हैं। ये कैंपस आपको बनाने के लिए है, और ये आप खुद बनेंगे। इस कैंपस का माहौल ही ऐसा है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ ये है कि सुबह जिम है, अच्छा खासा जिम है, बहुत बड़ा जिम है। मैं डेली जिम जाता हूँ, और ट्रेनर भी हैं इस जिम में। और यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बैडमिंटन कोच है, और फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत कुछ है यहाँ उस तरीके का। तो आप जब सुबह उठते हैं तकरीबन 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे, इस कैंपस में आप पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, चाहे जैसे भी आप घूमें, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं। अभी थोड़ी गर्मियों के दिन में भी वही हाल है कि दिन में गर्मी है, लेकिन सुबह का जो माहौल है बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, इस तरीके की। और यहाँ ठंडी भी बहुत विशेष नहीं है, आप टी-शर्ट पे भी जी सकते हैं। बहुत अच्छी यहाँ का पूरा 12 महीने गुजर जाता है बहुत अच्छे से। कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है 12 महीने गुजारने में। बारिश भी अच्छी है, और ग्रीष्म ऋतु चल ही रहा है, शीत ऋतु आने वाला है कुछ मतलब वर्षा के बाद। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस कैंपस में, आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। अलग मेस के बारे में थोड़ा। अच्छा, हाँ सॉरी, मेस के बारे में भूल गया मैं। हाँ, मेस के बारे में, जैसे कि आप जानते ही हैं, दक्षिण भारत का यूनिवर्सिटी है, दक्षिण भारत में आप आ ही रहे हैं, तो भाई खान पान पे भी प्रभाव पड़ेगा ही। अब आप ये सोचें कि घर का वो रोटी और उस तरीके की सब्जी, तो यहाँ तो थोड़ा अलग ही मिलेगा। चावल मिलता है, दिन में तकरीबन 3 से 4 रोटियाँ मेस में मिल जाती हैं आपको, और शाम में भी यही रेशियो होता है, कभी कभी 5-6 रोटियाँ शाम को मिल जाती हैं। खाने में आपको नाश्ते में यहाँ इडली, डोसा और
उत्पम और हाँ वो मसाला डोसा और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको नाश्ते में मिल जाती हैं। दोपहर में सांभर, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और छाछ मिलता है, रागी मिलता है। इस तरीके से दोपहर का खाना और रात का भी खाना। और स्पेशल किसी सप्ताह में लगभग 1 या 2 दिन स्पेशल खाना हो तो कभी बिरयानी, कभी पनीर, तो कभी चिकन, ऐसा मिलता है। तो खाने का ये मुझे लगता है खाना ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो आपको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप खाना खाने वाले हैं, ठीक ठाक खाना खाने वाले हैं तो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाने वाले हैं तो मैं नहीं कह सकता। उसके लिए आप बाहर देख सकते हैं, बाहर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और कैंपस में कैंटीन भी बहुत है। 6 या 7 कैंटीन है यहाँ और अलग अलग तरीके की कैंटीन है। महंगे कैंटीन भी है, सस्ते कैंटीन भी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कैंटीन देख सकते हैं। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया और अभी भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि एक वीडियो में सबका डाउट्स क्लियर नहीं किया जा सकता है। अब मोस्टली हमने डाउट्स क्लियर कर चुका है। अब जो भी आपके मन में डाउट्स रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ये देखेंगे तो आप अगर रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को डाउट्स क्लियर हो सके। हाँ, अगर आप ये थोड़ा अपने बारे में अगर आप इनसे कुछ बोलना चाहें, लाइक आपके बारे में और जूनियर्स के बारे में, तो आप बताइए कुछ। मैंने एक चीज़ थोड़ा छोड़ा है, ख़ास करके मैं आपको बताऊं तो हमारा जो एमए है जो चल रहा है, हमारा ये एमए ये नई शिक्षा नीति के तहत चल रहा है। और नई शिक्षा नीति का फ़ायदा ये है कि जैसे अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, अभी 19 मई को मेरा फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हमें इंटर्नशिप करना है लगभग 15 से 20 दिन। तो ये है कि हमें स्किल कैसे डेवलप करने हैं खुद के लिए। जैसे कि यहाँ एक हिंदी मिलाप करके न्यूज़ पत्रिका है और न्यूज़ नहीं अखबार है ना सर, हाँ हिंदी मिलाप अखबार है। तो पेपर कैसे छापे जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो एक पेपर को बनाने के लिए किए जाते हैं, खबरों का संकलन करना, खबरों को कैसे लिख करके एडिट कर करके उसको छापना, ये सारी चीज़ें हम इंटर्नशिप में भी देखेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होने का ये फ़ायदा है कि आप स्किल डेवलप कर सकते हैं और यहाँ वो हो रही हैं। और हमारे हर सेमेस्टर में एक नए पेपर जुड़ जाते हैं ताकि हम और ज़्यादा गहनतापूर्वक अध्ययन कर सकें और अपनी समझ को बढ़ा सकें। तो ये चीज़ें हैं। आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है। और मैंने एक चीज़ और छोड़ा है, जैसा कि आप नॉर्थ इंडियन हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप साउथ इंडिया में जाएंगे और आप अकेला फील करेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे तेलुगु भाषी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे रूम के आसपास हिंदी वाले ही लोग, उत्तर भारत के ही लोग हैं। अलग अलग जैसे मैथ में हैं, केमिस्ट्री में हैं, एमएड में भी लोग हैं। तो सारे लोग लगभग कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान, कोई बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के भी लोग हैं, शायद पंजाब के भी हैं, मेरे आसपास नहीं है लेकिन पंजाब के लोग भी हैं। तो ये पूरे भारत के लोग हैं, खासकर उत्तर भारत के लोग भी यहाँ हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है। और यहाँ कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी चल ही रहा है, ये सुकून का समय चल रहा है। सुकून एक 3 दिवसीय वो एक प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट यूनियन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें कई बड़े सिंगर आते हैं, कव्वाली गायक लोग आते हैं और कई लोक नृत्य भी होते हैं, आदिवासी नृत्य भी देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डीजे नाइट भी होता है, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। तो 3 दिन का वो प्रोग्राम चल रहा है, आज उसका 3रा दिन ही है। इस तरीके से यहाँ एक मेरे हॉस्टल से थोड़ी दूर पे एमपी थिएटर है, वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। कोई वक्ता आते हैं और कोई कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं। आपको लगभग भारत के हर राज्य की जो विविध चीज़ें हैं, जैसे कि उड़ीसा में क्या विशेष है जो वहाँ होता है, वो यहाँ के बच्चे जो हैं वो करते रहते हैं। केरल में जो उनका ओणम और जो हाँ केरलम और उनके जो त्यौहार और पर्व हैं वो केरल के बच्चे यहाँ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एक ही विश्वविद्यालय में आकर के। बिहार का पर्व बिहार पर्व के नाम से, अच्छा बिहार दिवस के नाम से मनाया जाता है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो समग्र भारत आप इस विश्वविद्यालय में देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। और आप यहाँ अलग अलग भाषा के लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों के लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। तो इस विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा चीज़ है जो कि इलाहाबाद में मैं मिस कर पा रहा था कि वहाँ जो है क्षेत्रता का प्रभाव था और बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आसपास के ही एरिया के लोग थे, दक्षिण भारत के लोग नहीं थे। ये था। हाँ, तो इन्होंने अब जो भी था बताया। आप एक बात और बताइए कि उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जो इस बार आने वाले बच्चे हैं। देखिए, सब बात की एक बात, अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप आ जाइए, भटकना चाहते हैं तो आप भटकिए। ये कैंपस आपको बनाएगा
और आप खुद यहाँ बनेंगे। आपके पास एक प्रॉपर समय है। मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ कि मेरी दिनचर्या कैसी है। मैं तकरीबन सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे मैं जिम जाता हूँ, 6 से लगभग 7:30 के आसपास मैं जिम में होता हूँ, फिर आता हूँ, 9 बजे की क्लास होती है। इस बीच में वो नाश्ता करना और नहाना धोना अपने सारे काम, 9 से 1 तक कक्षाएँ चलती हैं। कक्षाओं के बाद 1 बजे से लेकर के 2:30 तक मेस का होता है, खाने का लंच का समय होता है। तो आधे घंटे में लगभग 1:45 तक खाना कंप्लीट होता है। उसके बाद सीधे आप लाइब्रेरी जाएँ। लाइब्रेरी यहाँ मेरा एफ हॉस्टल है। एफ हॉस्टल से लाइब्रेरी यहाँ से कितना होगा, 600-700 मीटर दूर, तकरीबन इतना दूर है। लाइब्रेरी 24 घंटा खुली होती है। लाइब्रेरी अलग है, रीडिंग हॉल अलग है। लाइब्रेरी चाहें, लाइब्रेरी 24 घंटा खुली है। तो मैं तकरीबन 11:30 के आसपास तक लाइब्रेरी में रहता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ 12:30 तक सो जाता हूँ, फिर सुबह वही। तो इस तरीके से ये कैंपस में ना आप दिनचर्या को फिक्स कर सकते हो। सारी चीज़ें अपने रूटीन और समय पे चलती हैं। भटकाव के ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं यहाँ। हालाँकि भटकना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं भटकने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप कितना भटकना चाहते हो, कितना खुद को बनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एकेडमिक लाइफ यहाँ बहुत अच्छी है। 24 घंटे आपको लाइब्रेरी खुली मिलेगी। आप बहुत यहाँ का जो हिंदी लाइब्रेरी है, समृद्ध लाइब्रेरी है। बहुत पुरानी पुस्तकें हैं और नई पुस्तकें भी आती रहती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप यहाँ समझ बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपने आप को बना करके एक अच्छा भविष्य, एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आप लड़की हैं, आपको लगता है ऐसा कि आप लड़की हैं और आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ आएंगी तो आपको समस्या हो सकती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर आइए। मेरी कक्षा में 49 लोग हैं तकरीबन, उसमें से 12 या 13 लड़कियाँ हैं, जिसमें से 7 या 8 लड़कियाँ बिहार से हैं, एक मध्य प्रदेश से हैं, एक थाईलैंड से हैं। ऐसे करके लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डरिए मत। ये भारत आपका देश है। हैदराबाद एक अच्छा शहर है। यहाँ किसी भी तरीके की चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें नहीं होती। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। आप आइए और पढ़िए। तो इन्होंने बता दिया, अगर आपको सच में अच्छा बनना है तो यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए। और आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चे कमेंट्स करेंगे तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं सबका देख नहीं पाता हूँ, बहुत सारे वीडियोस होते हैं। तो आपके मन में इसके अलावा भी डाउट्स रह चुके हैं, जाहिर सी ये सबका डाउट तो क्लियर नहीं हो पाता, कुछ पर्सनल डाउट्स भी होते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाउट्स लिखिएगा और ये अंकित जी आप वहाँ आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपके नए डाउट्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।